तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो पूरी दुनिया जा रही है, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि असलियत ना उतनी सीधी-सादी है नहीं जितनी दिखती है। इसमें कई पेच हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी सच में हमारे प्लैनेट को बचा रही है? सुनने में तो यही लगता है, लेकिन इसका जवाब वो सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। तो चलिए साथ मिलकर इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रीन ट्रांजिशन की ज़बरदस्त रफ्तार की। मतलब ये कितनी तेज़ी से हो रहा है, वो समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं, और ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 60%। ये ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट की ग्रोथ का अनुमान है। मतलब ये जो जबरदस्त उछाल है ना, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बदलाव का इशारा है। इसके पीछे सरकारों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का भारी भरकम पैसा लगा है, जो एनर्जी के भविष्य पर अपना दांव खेल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये कहानी सिर्फ एनर्जी बनाने की नहीं है। इससे तो पूरी की पूरी नई अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, और ये इंडस्ट्रीज सर्कुलर इकोनॉमी के आइडिया पर बनी हैं। मतलब जहां कचरे को कचरा नहीं बल्कि एक कीमती रिसोर्स माना जाता है, जिसे फेंकने की जगह बार बार इस्तेमाल में लाया जाता है। और देखिए, ये सब सिर्फ कागजी बातें या भविष्य के अनुमान नहीं है। ये असल में हो रहा है अभी इसी वक्त। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमीज ने तो अपने 2030 के टारगेट्स 5 साल पहले ही पूरे कर लिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, वादे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हर क्रांति की एक कीमत होती है ना। इस ग्रीन बूम के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन, पानी और दूसरे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और इसका भी अपना एक असर होता है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। 1 मेगावाट घंटे बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर को कितनी कम जमीन चाहिए, और सोलर को कितनी ज्यादा। ये जो जमीन की भूख है ना, यहीं से असली दिक्कतें और टकराव शुरू होते हैं। मतलब बिजली की भूख जमीन की भूख बन जाती है, और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। किसानों, चरवाहों और आदिवासी समुदायों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ती हैं। ये एक ऐसी मानवीय कीमत है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। इस ग्रीन ट्रांजिशन में पानी भी बेहिसाब लगता है। चाहे सोलर पैनल बनाने हो, उन्हें साफ करना हो, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना हो, हर चीज में पानी चाहिए। इससे इस कीमती रिसोर्स के लिए एक नई खींचतान शुरू हो जाती है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की पहले से ही किल्लत है। फिर एक और बड़ी मुश्किल है कच्चा माल। ये सोलर प्लांट, विंड टरबाइन और बैटरियां बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम, लिथियम, कोबाल्ट जैसी ढेरों चीजें चाहिए, और इनमें से ज्यादातर मिनरल्स आते हैं ग्लोबल साउथ के देशों से, जहां माइनिंग की अपनी जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल उलझनें हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब एक सोलर पैनल की जिंदगी पूरी हो जाती है, तो उसका क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली समस्या की तरफ इशारा करता है। सोलर वेस्ट का बढ़ता हुआ पहाड़। ये आंकड़े देखिए, अमेरिका में 90% से ज्यादा पुराने सोलर पैनल्स बस लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं। रिसाइकल 10% से भी कम होते हैं। सोचिए, 90%। ये एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई है। और ये कचरा कितना होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 2030 तक अमेरिका में इतने सोलर पैनल रिटायर हो जाएंगे कि उनसे करीब 3000 फुटबॉल के मैदान ढके जा सकते हैं। 3000 फुटबॉल फील्ड्स सिर्फ कचरे से। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? दिक्कत यह है कि इन पैनल्स में लेड और कैडमियम जैसे खतरनाक मटेरियल होते हैं। फिर भी इन्हें लैंडफिल में फेंकना रिसाइकल करने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है, और यही इकोनॉमिक्स डंपिंग को बढ़ावा देती है, जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक सल्यूशन है। भले ही अभी इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर टेक्नोलॉजी मौजूद है। पैनल्स को तोड़कर उनमें से एल्यूमिनियम, ग्लास और कीमती धातुएं जैसे चांदी और तांबा निकाला जा सकता है, और फिर इसी मटेरियल को दोबारा नए पैनल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरफ है ये सोलर कचरे की फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती है। वो ये कि एक ऐसा पावर ग्रिड कैसे बनाया जाए जो ऐसे एनर्जी सोर्स पर चल सके जो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यही है असली जड़। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा भी हमेशा नहीं चलती। मतलब पावर सप्लाई लगातार नहीं मिलती। इसी को कहते हैं इंटरमिटेंसी।
और यही वजह है कि 100% रिन्यूएबल ग्रिड बनाना सिर्फ ज़्यादा सोलर पैनल और पवन चक्कियां लगाने जितना आसान काम नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है एनर्जी को स्टोर करना। और जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी के अलावा भी एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी उभर कर आ रही है, आयरन एयर बैटरी। इसके बनाने वाले इसे एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, रिवर्सिबल रस्टिंग, मतलब जंग लगने की प्रक्रिया का उल्टा। ये सुनने में जितना आसान है ना, उतना ही कमाल का आइडिया है। देखिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल और शानदार है। जब बैटरी को एनर्जी देनी होती है तो वो लोहे को हवा के संपर्क में लाती है, जिससे जंग बनता है। और जब इसे चार्ज करना होता है तो बिजली का करंट इसी प्रोसेस को उल्टा कर देता है, जंग को वापस लोहे में बदल देता है। ये बैटरी 100 घंटों तक एनर्जी स्टोर कर सकती है। तो हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि इनोवेटर्स इन मुश्किलों को तरक्की के मौकों में कैसे बदल रहे हैं। और देखिए, क्रिएटिव सॉल्यूशंस की कोई कमी नहीं है। जमीन बचाने के लिए झीलों और तालाबों पर तैरते हुए सोलर फार्म्स बनाए जा रहे हैं। पुराने खराब हो चुके पैनल्स को ही इस्तेमाल करके रिसाइकलिंग प्लांट्स को पावर दी जा रही है, और आयरन एयर जैसी बेहतर बैटरीज तो हैं ही। साथ ही सरकारें भी अब स्मार्ट पॉलिसीज बना रही हैं, जैसे पैनल्स को लैंडफिल में फेंकने पर बैन लगाना और रिसाइकलिंग के लिए टैक्स में छूट देना। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं या नहीं, वो तो हम जा ही रहे हैं। असली सवाल ये है कि हम ये सफ़र तय कैसे कर रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ फॉसिल फ्यूल को हटाकर सोलर पैनल लगाना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरा नया सिस्टम बनाना, और उस नए सिस्टम की अपनी नई चुनौतियां हैं। तो क्या हम उन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं?